तो हम लोग समझते हैं कि पहले आदर्श कृष्णपिंड क्या होता है। ठीक है, आदर्श कृष्णपिंड समझने के लिए पहले आप लोग को समझना होगा कि कोई मान लो वस्तु है और उसके ऊपर विकिरण पड़ रही है, तो वो अगर हर तरीके के विकिरण को अपने अंदर अवशोषित कर ले, मतलब मान लो मैंने तुमको 10 चॉकलेट दिए और तुमने उन 10 चॉकलेट्स को अपने पास रख लिया, तो तुम क्या हो, एक आदर्श कृष्णपिंड हो। कुछ जैसे कि मान लो कोई सामान्य वस्तु, जैसे ये वस्तु है, ठीक है, इस पर मैंने जब विकिरण डाला तो क्या होगा, ये कुछ वापस भेज देगा। लेकिन कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो कि पूरे के पूरे जितना भी उनके ऊपर विकिरण डाला जाए वो सबको सब क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे ही पिंड को हम बोलते हैं आदर्श कृष्ण पिंड। मतलब कि उनके लिए जो अवशोषण क्षमता होती है ए लेमडा वो 1 होती है। मतलब जितना इनको आपने दिया वो सब का सब इसने अपने पास रख लिया। ओके, अब रियल लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये आदर्श कृष्ण पिंड है। ठीक है, इसलिए हम लोग एक ऐसा इमेजिन करते हैं धातु का बर्तन जिसमें मान लो यहाँ से विकिरण गया, देख रहे हो ना, ये वाली लाइन से विकिरण जा रहा है और ये बार बार रिफ्लेक्ट बैक हो के इसी में रह जा रहा है। तुमने ऐसा उसका स्ट्रक्चर बनाया है उस बर्तन का कि एक बार अंदर आया गया तो वो बाहर नहीं आ पा रहा है। जैसे कभी कभी तुम लोग शीश महल में एंट्री किए होगे, उसमें ऐसे होता है कि हर जगह तुमको लगता है कि यहाँ दीवार है, बाहर निकले बाहर निकले, तो ऐसे ये कंफ्यूज हो जाता है विकिरण, जाके उसी में क्या हो जाता है, अटक जाता है। तो इस तरीके का अगर बर्तन हम बनाएं तो उसको हम कह सकते हैं कि एक आदर्श कृष्ण पिंड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कृष्णपिंड काला होता है। भले उसका नाम है कृष्णपिंड लेकिन जरूरी नहीं है कि वो काला हो। ये बर्तन किसी भी रंग का हो सकता है। वो सारी ऐसा कोई भी चीज़ जो सारे के सारे विकिरण को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, एब्जॉर्व कर ले। मतलब मैंने जितना नॉलेज तुमको दिया तुमने सब एब्जॉर्व कर लिया, तो तुम भी एक आदर्श कृष्णपिंड की तरह हो। लेकिन यहाँ पे हम बात किसी कर रहे हैं, विकिरण की। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं किरचॉफ का नियम। विकिरणों के संबंध में किरचॉफ ने एक नियम दिया था, 12th में आप इसका दूसरा नियम पढ़ोगे। एक बड़ा साइंटिस्ट था ये भी। इसने कहा था कि ई लेमडा अपॉन में ए लेमडा इज इक्वल्स टू कैपिटल ई लेमडा। यही आपका ये फॉर्मूला है। लेकिन ये है क्या, अब आपको ये समझना होगा। मान लो ये नॉर्मल कोई वस्तु, ये आदर्श कृष्णपिंड नहीं है। ठीक है, इसकी कुछ उत्सर्जन क्षमता होगी, इसकी कुछ अवशोषण क्षमता होगी। ठीक है, तो उसकी उत्सर्जन क्षमता अपॉन में अवशोषण क्षमता किसके बराबर होगी, उसी ताप पर आदर्श कृष्णपिंड के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होगी। बात समझो इसको। ई लेमडा ए लेमडा क्या है, कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु का ये उत्सर्जन क्षमता है ई लेमडा। ठीक है, और ए लेमडा क्या है, अवशोषण क्षमता। ठीक है, एब्जॉर्व करने की क्षमता क्या है, देखो ए क्यों बोलते हैं इसको, एब्जॉर्व। एब्जॉर्व मतलब होता है अवशोषण और ई मतलब होता है इमिशन। इमिशन मतलब उत्सर्जन। तो उत्सर्जन अपॉन में अवशोषण और कैपिटल ई लेमडा क्या है, उसी ताप पर हमारा जो कृष्ण पिंड है उसकी उत्सर्जन क्षमता कितनी होगी उसके बराबर होगा। सिंपल सा किरचॉफ का नियम है, 1-2 बार पढ़ोगे इस नियम को आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन को तो हमेशा हम लोग गति में पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने रेडिएशन के बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई वस्तु है, मान लो यहाँ पे गर्म वस्तु है, ठीक है, इसमें से विकिरण निकल सकता है, तो समय के साथ इसका विकिरण निकलेगा ही ना, बाहर जाएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, मान लो इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री, ठीक है, और बाहर का टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो ये डिपेंड करेगा 40 माइनस 20 पे, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे जैसे कि ये रेडिएशन है, क्यों क्या है आपका, हीट है, टी क्या है, समय है। मतलब समय के साथ तुम्हारा हीट कैसे निकल रहा है, माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि उत्सर्जन क्या हो रहा है, निकल रहा है उस वस्तु में से। लेकिन कितना निकलेगा, जितना कि उस वस्तु का टेम्परेचर होगा और जितना कि बाहर का टेम्परेचर होगा उसके माइनस के वो प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ आ रही है। मतलब कि किसी भी वस्तु से विकिरण की दर जो होती है वो तापांतर पर निर्भर करती है। किसके तापांतर पे, वस्तु की और वातावरण की। वस्तु का मान लो 50 है, बाहर का टेम्परेचर तुम्हारा 20 है, 30 है, तो क्या होगा, जो डिफरेंस है इसका 50 माइनस 30 20 पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा कितना जल्दी तुम्हारा डिसिपेट होने वाला है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद हमारा ग्राफ आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सिंपल नहीं लगेगा क्योंकि आप लोगों ने इंटीग्रेशन वगैरह नहीं पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, Q की वैल्यू रखी है mc/dt, फिर उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा ये फॉर्मूला, 2 कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक आ रहा है log t माइनस टी नॉट और एक आ रहा है kT। तो मतलब टेम्परेचर के साथ मैंने log t माइनस टी नॉट का ग्राफ बनाया है और जो कि एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, इसको भी अगर 2-3 बार देखो, हम देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। पहले तो मैंने न्यूटन्स का लॉ लिखा, फिर मैंने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, उसको मैंने k लिख दिया। ठीक है, अब मुझे पता है dq की वैल्यू होती है mc/dt।
ठीक है। इस C यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, C क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, M वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है, और dt आपको पता है टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो अब मैंने dq की वैल्यू यहाँ पे mc dt रख दिया और स्मॉल dt तो पहले था ही यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे dt और t माइनस टी नॉट को मैं इस साइड लेकर आई हूँ और यहाँ से k को mc को मैं उस साइड लेके गई हूँ, समझ रहे हो ना। dt को मैंने यहाँ रखा है और dt को यहाँ रखा है और इस पूरे के पूरे को माइनस k अपॉन में mc को हटा के मैंने कैपिटल K लिख दिया है। बात समझ रहे हो ना, इसकी जगह पे मैंने कैपिटल K लिख दिया है। अब बचा क्या हमारे पास, ये वाला और ये वाला टर्म। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा, जैसे हम जब ना किसी भी अपॉन में इंटीग्रेट करते हैं, 1 अपॉन में t दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को ना, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो वो लॉग में आ जाएगा और आपका ये दोनों ग्राफ हो जाएगा लॉग टी माइनस टी नॉट और स्मॉल टी के बीच में।